हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी ये सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हम लेक्चर नंबर 20 आज करने वाले हैं। बीच में थोड़ा सा डिले हो गया, बीच में थोड़ा हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गया था, तो इस वजह से क्लासेज नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। मंथन आईएएस में आप लोग मुझे देख रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा नाम है मोहित जोशी। और इस क्लास का या प्रीवियस क्लासेज के, आने वाली क्लासेज के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मंथन आईएएस क्लास के अंदर आपको इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोग क्या इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मंथन आईएएस क्लास, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं। आज हमने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। संवैधानिक उपचार का जो हमारा अधिकार है भाई, जो पार्ट 3 है ना, जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। हमने अभी तक फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, 5 तरह के फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक। हमारे पास बेसिकली हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 7 जो है क्या थे, फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए थे। लेकिन एक को हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि अभी क्या बन गया है 300A के अंदर है हमारा क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल नंबर 31 के अंदर पहले हुआ करता था। तो उसको अभी हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। तो अभी हमारे पास कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। 5 राइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एक राइट आज है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो खुद में अपना एक अधिकार है। ठीक है, जो खुद को अपन को एक अधिकार मिलता है। और इस राइट के, अगर ये राइट आपको ना मिलता, किसी भी कोई जो हमें 5 राइट्स मिले उनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया, देखो आपकी जो राइट्स हैं, जो आपको 5 राइट्स मैंने बता दिए हैं पिछली क्लासेस के अंदर, उन राइट्स को इन्फोर्स कौन कर रहा है, वो यही आर्टिकल कर रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को, जो जो चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ। तो देखो, ये जान है हमारे पार्ट नंबर 3 की। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट से डील करता है, उसकी जान है। कैसे जान है, जैसे शरीर होता है, शरीर के अंदर हम लोग एक रेस्पिरेटरी हमारा सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। अगर सांस लेना बंद कर दे तो हमारा कोई औचित्य है नहीं है। ऐसे ही है ये फंडामेंटल जो राइट है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ना, ये बाकी जो हमारे राइट्स हैं उनके लिए सांस लेने का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो जो हमने आर्टिकल नंबर 12 पढ़ा था, जहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है, वो हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है। और वो स्टेट की, उस स्टेट की डेफिनेशन बताता है जिनसे हमें ये राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, जिनसे ये राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट इसी तरीके से करते हैं। वहाँ पर राइट्स दे दिया, अब बताया कि भैया इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इनको प्रोटेक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट, इनको प्रोटेक्ट करेगा हाई कोर्ट। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम लोग चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द लीगल रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स अगेंस्ट देयर वायलेशन बाय द स्टेट और अदर इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स। ओके, कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं या फिर स्टेट है, स्टेट हमने आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ा, उनके खिलाफ, उनका अगर उनके द्वारा कोई भी वायलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स का, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ दी गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो रेमेडीज़ है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करके दी जाती हैं। एक रिट जो है उनके द्वारा जारी की जाती है, उनके द्वारा ही आपको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसलिए पहले जानना जरूरी है कि रिट क्या होता है। रिट कुछ नहीं है, एक रिटर्न ऑर्डर है। क्या है, एक रिटर्न ऑर्डर है, उसी को हमने शॉर्ट में बोलते हैं रिट। ओके, रिटर्न ऑर्डर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक रिटर्न ऑर्डर जो है इश्यू किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जनरली रिट कह देते हैं, और कुछ भी नहीं है आगे। ठीक है, आगे समझे इस चीज़ को। अब देखो टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में अगर हम बात करें, 5 तरह की रिट्स हमारे पास में होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए इश्यू करता है। कौन कौन सी वो रिट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हैबस कॉर्पस है, सर्चियोरी है, और प्रोहिबिशन है, मैंडमस है, क्यू वारंटो है। 5 तरह की रिट्स हैं, इनको आपको घोल के पी जाना है, पी जाना है भाई साहब। ठीक है, ये आपसे कहीं से ही पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से मान के चलिए, देख फंडामेंटल राइट से हर साल कुछ ऐसा कोई प्रीलिम्स नहीं है यूपीएससी का जहाँ पर आपसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछता हो। ओके, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हैबस कॉर्पस के बारे में। हैबस कॉर्पस को हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को भैया सामने मेरे लेके आओ। कॉर्पस देखा ना आपने, क्या होता है कॉर्पस का मतलब, आपने सुना होगा, लाश जिसे कहते हैं, बॉडी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई हमारे सामने बॉडी को प्रेजेंट कीजिए, आप हमारे सामने बॉडी को प्रेजेंट कीजिए। जब भी इलीगल डिटेंशन होता है या अनलॉफुल डिटेंशन होता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ओके, क्या मतलब है भैया, देखो सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मानो आपको कोई सजा हो गई, ठीक है, 6 महीने की आपको जेल हो गई, और 6 महीने के बाद भी आपको छोड़ नहीं रहा है जेलर, आपको 7 महीने हो गए, 1 महीना आपको क्या है, रिटेंशन आपको क्या हुआ है, अभी भी डिटेन किया हुआ है। तो जो है वो क्या है, अनलॉफुल है, वो इलीगल तरीके से आपको डिटेन किया है। 6 महीने तक ठीक है, आपको वहां पर से आपको सजा मिली थी,
लेकिन अभी तो आपकी सज़ा खत्म हो गई ना 6 महीने में, तो जो 1 महीना है वो क्या है, इलीगली आपको क्या है, डिटेंड किया हुआ है। तो वहाँ पर आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक जो है अपील कर सकते हैं कि भैया देखो हमारे जो इस बंदे को इन्होंने क्या कर रखा है, इलीगली डिटेन किया हुआ है। तो वहाँ पर से जो है सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया इस बंदे को हमारे सामने प्रेजेंट करो, आपने क्यों इसको जो है 1 महीना जो है एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसको क्यों डिटेन किए हुए, इसको हमें कारण बताओ। अगर वो कारण लीगल है तो आपको जो है डिटेन करने को दोबारा बोल देंगे उसको, बट वो इलीगल है ना, तो अपनी मनमर्जी के खिलाफ चल रहा है, अपनी मनमर्जी से चल रही है ये चीज़ें, तो आपको डिटेन किया जाएगा उसी टाइम है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, डिटेन समझ गए। हैबस कॉर्पस का मतलब किसी भी ने भी आपको, जैसे कई बार ऐसा ना लव मैरिज के केस में जो है कई बार ये आपके रिट को यूज़ किया जाता है। जैसे मानो सपोज लव मैरिज हो गई और पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को देखने के लिए, या मानो सपोज कोई कपल है और वाइफ जो है मायके चली जाती है कई बार, तो और वापस आ ही नहीं रही है, तो इस कंडीशन में जो है जो हस्बैंड होता है वो क्या करता है, अपील करता है, और वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार आदेश दिया जाता है कि जो है भैया प्रेजेंट करो, वो फिर कारण बताते हैं, सारी चीज़ें प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो समझ गए ना, आप कहीं पर भी डिटेन किया हुआ है आपको ना, तो इलीगली डिटेन किया हुआ है, तो वहाँ पर जो है आप ये ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये जो है रेड लग सकती है, इंडिविजुअल्स के खिलाफ, प्राइवेट्स के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी ये जो है आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, हैबस कॉर्पस। ओके, ये चीज़। अब हम बात करते हैं क्या, सर्चियोरेरी के बारे में, और ये एकमात्र रेट है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो आप किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी प्राइवेट्स के खिलाफ जो है जारी करवा सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सर्चियोरेरी। देखो ये इसको और प्रोविज़न को हम साथ में पढ़ते हैं, क्या चीज़ है सर्चियोरेरी और प्रोविज़न। प्रोविज़न मतलब कि यहाँ पर ही हम सर्चियोरेरी लिख लेते हैं, ठीक है। प्रोविज़न मतलब मानो सपोज कोई केस है आपका, कोई लोअर केस के अंदर, लोअर जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर आपने कोई केस किया हुआ है, ठीक है, लोअर कोर्ट के अंदर आपने कोई केस किया हुआ है, उस जो है लोअर कोर्ट जो है अगर हायर कोर्ट को, हायर कोर्ट का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मानो सपोज ये हाई कोर्ट है और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यह हाई कोर्ट है। अब जानते हैं हाई कोर्ट के नीचे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ओके, अब मानो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई केस ऐसा चला गया है जिसकी इसको अथॉरिटी नहीं है, जिसकी इसको अथॉरिटी नहीं है, या ये उस केस को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जिला न्यायालय जो है सही तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहा, तो हाई कोर्ट क्या कहेगा, भैया तुम रुको, तुम्हारे बस का नहीं है। या कोई केस जो है इसके क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं है, फिर भी केस को लिए हुए, तब भी यहाँ पर क्या आएगा, प्रोविजन रीड लगाएगा, कौन, हाई कोर्ट, इस पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। मीन्स क्या है सर, मीन्स ये है कि कोई भी हायर कोर्ट, हायर कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, लोअर कोर्ट भी हो सकता है, बट किस केस में, जब हम दो, अगर हम बात करें प्रोविजन की, तो यानी दो कोर्ट का मामला है ना, एक कोर्ट दूसरे को रिट जारी कर रहा है, तो ये लोअर होना चाहिए, एक हायर होना चाहिए, जो हायर कोर्ट है वही लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जो है ये रिट को जारी करेगा। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये रिट जारी कर देगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट तुम ऐसे कैसे इस केस को लिए हुए हो ना, ये तो तुम्हारे क्षेत्राधिकार के अंदर ही नहीं है, फिर आप कैसे इस पर निर्णय ले रहे हो। तो ऐसा नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, हाई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कर सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि उल्टा नहीं होगा, ठीक है। हमारे यहाँ जो पावर्स का फ्लो है एक डायरेक्शन में है ना जुडिशरी में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ऐसी रिट जारी करने की जो पावर्स हैं वो भी हमारी तरह इस तरह से वर्क करती है। अब सर्चियोरेरी क्या है सर, उसको ही बताओ। देखो सर्चियोरेरी कुछ नहीं है, सर्चियोरेरी क्या है और प्रोहिबिशन क्या है, इसको एक मिनट के लिए हटा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिखा था सर्चियोरेरी, यहाँ पर तो देखो केस का भी निर्णय नहीं आया था, केस गया था, बातें हो रही थी, चल रहा था केस, जो आपके कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया था, राइट, कोई भी जजमेंट नहीं आई हुई थी, तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उसको प्रोहिबिटेड कर दिया। लेकिन सर्चियोरेरी में क्या है कि मानो सपोज केस गया, लोअर कोर्ट के पास केस भी आया और केस पे जजमेंट भी दे दिया, जजमेंट भी दे दिया और साथ ही साथ या मानो निर्णय दे दिया, जो भी आप कह सकते हो, वर्डिक्ट आ गया, तो उसके बाद अगर जो है हायर कोर्ट को लगता है कि ये जो इनका जुरिडिक्शन है वो सही नहीं है, वो इलीगल है या किसी गलत तरीके से हो, या क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं था, फिर भी इन्होंने इस पर फैसला सुना दिया, तो भी हायर कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इस रिट को हम कहेंगे सर्चियोरेरी। बात समझ में आ गई। प्रोविजन क्या है, अभी निर्णय नहीं आया, केस चल रहा है, केस गया हुआ है लोअर कोर्ट के पास में, तो हायर कोर्ट मना कर रहा है, भैया रुक जाओ, अब आप जो है इस पर कुछ मत कीजिए, इसको हमारे पास भेज दीजिए आप। सर्चियोरेरी में निर्णय भी दे दिया है लोअर कोर्ट ने, उसके बाद कह रहा है भैया तुमने जो निर्णय लिया है वो इलीगल है, वो मान्य नहीं होगा, अब इस केस को हमारे पास फॉरवर्ड कीजिए। बात समझ में आ गई। हमने 3 रिट्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी,
हमने पढ़ी हैबस कॉर्पस, सर्सियोरी हमने पढ़ लिया, उसके साथ में प्रोविजन। 3 तरह की रिट्स पढ़ी हैं। आप एक बात में समझ गए होंगे कि जो ये 2 तरह की रिट्स हैं, प्रोविजन और सर्सियोरी, ये हायर कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं, किसको, लोअर कोर्ट्स को जारी की जाती हैं। ओके। और जो साथ ही साथ जो हैबस कॉर्पस है वो किसको जारी की जाती हैं, वो जारी की जाती हैं जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं या फिर कोई भी प्राइवेट्स हैं, इनके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो, इन रिट्स को जारी करवा सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मैंडमस के बारे में। मैंडमस को बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं, परमादेश। अभी हम बात करें प्रोविजन की तो इसको बोलते हैं प्रतिषेध। क्या बोलते हैं, प्रतिषेध। ओके। सर्सियोरी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में कि आपको ना मैं दोनों ही लैंग्वेज में चीज़ों को बताने की कोशिश करूं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने बोला था कि देखो सर ये आप जो है स्लाइड को हिंदी में भी रखा करो। ठीक है, तो अगली बार से कोशिश की जाएगी। ओके। देखो मैंडमस क्या है, परमादेश। परमादेश मतलब कि हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर यू। ओके। किसको ऑर्डर देंगे भैया, ये ऑर्डर दिए जाएंगे पब्लिक अथॉरिटी को। पब्लिक अथॉरिटी यानी पब्लिक पोस्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे। अब जैसे क्या, कोई मानो सपोज कोई ऑफिसर है जो किसकी ड्यूटी कर रहा है, स्टेट की ड्यूटी कर रहा है। ओके, स्टेट की ड्यूटी कर रहा है पर वो अपनी ड्यूटी को जो है अच्छे से निभा नहीं रहा है, अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से कर नहीं रहा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा अच्छे से ना, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके को जो है मैंडमस रिट जारी की जाएगी। भैया आप अपनी ड्यूटी करिए, क्यों नहीं ड्यूटी कर रहे हो, आप अपनी ड्यूटी को इन्फोर्स कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी करके उनसे इन्फोर्समेंट में लाया जा सकता है उस प्रोसेस को। ओके, ध्यान रखिए, कैन नॉट बी इश्यू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ऐसा नहीं किसी कंपनी के आप जो है कोई कंपनी में मैनेजर है उसके खिलाफ आप रिट जारी कर रहे हो, नो। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर्स जो होंगे सिर्फ उनके खिलाफ, पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं या फिर पब्लिक अथॉरिटी जनरली, सिंपली। ओके, तो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं मैंडमस के बारे में। मैंडमस परमादेश है, कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं अगली अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कर पा रही हैं तो आप जो है उस केस में मैंडमस को इश्यू को मैंडमस को क्या करा सकते हो, इश्यू करवा सकते हो। दैट्स इट। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं क्यू वारंटो के बारे में। क्यू वारंटो, क्यों मतलब क्वेश्चन, वारंटो मतलब वारंटी। अपनी वारंटी बताओ भाई, क्वेश्चन पूछेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्या बोलेगा, अपनी वारंटी बताइए हमें, आप किस हक से, किसकी मर्जी से आप यहाँ पर बैठे हुए हो अपनी पोस्ट पर। मानो सपोज मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने, क्योंकि देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ, जब एग्जाम्पल समझते हैं ना, मैं पढ़ सकता हूँ इसको, देखो सब ऐसे ही कर भी रहे हैं ना, मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ, लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स रखूँगा तो आपको क्या होंगी, चीज़ें लिंक करोगे, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ना चीज़ें, तो वही चीज़ें देखो। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है, आपको पता है हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। क्वेश्चन तो करेगा, किससे करेगा, क्वेश्चन करेगा जो देखो पब्लिक पोस्ट पर बैठा हुआ है, इलीगल तरीके से बैठा हुआ है। मानो जैसे कोई हाई कोर्ट का ही मानो कोई जज है, ठीक है, हाई कोर्ट का कोई जज है जिसकी उम्र जो है मानो 65 भी क्रॉस कर गया या फिर 66 इसकी एज है ये, और अपनी क्या दे रहा है, जजमेंट दिए जा रहा है, जबकि इनका रिटायरमेंट का टाइम हो चुका, बावजूद ही जजमेंट पे जजमेंट दिए जा रहे हैं। ओके, फिर आपसे जो है सुप्रीम कोर्ट कहेगा आप किस हक से, किस वारंटी के साथ में जो है ये जजमेंट दे रहे हैं ना, आपकी वारंटी क्या है, वारंटी आपकी तो ख़त्म हो गई। वारंटी से क्या मतलब है कि आपका जो टाइम है, कब तक आप जो है आप अपनी सर्विस को सर्व कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ है। ऐसी मानो सपोज कोई ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर है, जैसे आईएएस, आपको पता है ना हर चीज़ के लिए आप तैयारी किसी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक प्रोसेस है वहाँ पे जाने का, कैसे, देखो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको पता है एक यूपीएससी आपको हर साल एग्ज़ाम करवाता है, यूपीएससी ना, यूपीएससी में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम दोगे, प्री के दोनों एग्ज़ाम्स दोगे पहले ना, प्री के दोनों एग्जाम दोगे, जीएस का भी दोगे, सीसेट भी दोगे, उसके बाद मेंस दोगे, मेंस के सारे एग्जाम दोगे, उसके बाद अगर उसको क्वालिफाई करोगे तो आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के अंदर भी अगर आप टॉप 100 के अंदर आ जाते हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आप आईएएस बन जाओ, है कि नहीं। ऐसी तो कोई भी नहीं बन जाएगा ना, अगर मानो ऐसी कोई एरिया है जो एकदम दबंग वाला एरिया है, राइट, वहाँ पर दबंगों की कमी नहीं है, बहुत सारे दबंग वहाँ पर रहते हैं, काफ़ी माफिया रहते हैं, तो उन्होंने एक दिन क्या करा, पब्लिक पोस्ट में वहाँ पर बैठ गया, आईएएस डीएम के ऑफिस में गए और वहाँ पर जाके बैठ गए उसकी चेयर पर। ओके, और वहीं कह रहे हैं हम अब जो है सारे ऑर्डर पास करेंगे यहाँ से, जो भी डीएम के जो पावर्स होती हैं उन पर। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा
भैया कोई भी व्यक्ति, आप भी अगर उससे आपको मतलब नहीं है ना, आपका रिश्तेदार है कि नहीं है, उस ऑफिस से आपका कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी आप जो है अपील कर सकते हो, भैया देखो ये व्यक्ति जो है ना इलीगल तरीके से इस पब्लिक पोस्ट पर बैठा हुआ है। बात समझ रहे हो? पब्लिक पोस्ट पर बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है रेट जारी करेगा। क्या कहेगा? रेट जारी करेगा, भैया आप बताओ हमें आप किस अथॉरिटी के साथ में इस पोस्ट पर बैठे हुए हो, क्वेश्चन करेगा, राइट? उसके हिसाब से फिर उनको जो है डिटेन किया जाएगा। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखिए ये एकमात्र ऐसी रेट है जिसको जो है कोई भी व्यक्ति जो उससे इफेक्टेड नहीं भी है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट आपको पता है ऐसा हो रहा है, कोई व्यक्ति लीगल तरीके से उस पोस्ट पर बैठा हुआ है, ओके, आप जो है क्या कर सकते हो, आप उसके खिलाफ ये अपील कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगा, क्यू वारंटो रिट जारी करेगा। एकमात्र जो रिट है ऐसी जिस पर आप बिल्कुल कोई लेना देना नहीं फिर भी करोगे, बाकी में तो आप ऐसा नहीं है आप ऐसे ही करवा दोगे इनको, ऐसे इसको भी नहीं करवा सकते। सर्सेरोरी को अब यही हैबस कॉर्पस के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके खिलाफ भी रिट जारी की जा सकती है, ओके, ये चीज़ें होंगी। अब हमने 5 तरह की रेट्स के बारे में बात करी। इसके अलावा हम बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सस्पेंड कब होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट? देखो जैसे 352 है ना, जैसे ही हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी किस में है? 352 के अंदर है। सीजन 352 के अंदर हमारी नेशनल इमरजेंसी है, 356 के अंदर हमारी प्रेसिडेंट रूल है, 360 के अंदर हमारी फाइनेंस इमरजेंसी है, राइट? 3 तरह की इमरजेंसी हमारे यहाँ पर हैं। 352 की बात कर रहा है तभी हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। 56 और 60 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, क्लियर रखिएगा। लोग कहते हैं, कई बार लोग बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि देखो इमरजेंसी लगी मतलब फंडामेंटल राइट सस्पेंड, नो, जब भी आर्टिकल 352 का यूज होगा तभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड, वो भी सारे नहीं होंगे। कौन से होंगे? देखो जैसी 52 लगी 352 तो आर्टिकल 19 तो गायब हो जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, समझो उसको, ठीक है? आपको बोलने की जो प्रेस की जो फ्रीडम होती है वो भी गायब, उस टाइम में सब गायब। आर्टिकल 19 ये समझो कि बहुत तरह की आपको स्वतंत्रता देता है ना, बहुत तरह की आपको फ्रीडम देता है, सारी की सारी खत्म, ओके, एकदम तरीके से सस्पेंड हो जाती है। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो बाकी राइट्स हैं, जो बाकी के राइट्स तो आर्टिकल 19 ही थोड़ा ना हमारा फंडामेंटल राइट है, 20 या 21 ही थोड़ी ना, उसके अलावा भी तो बहुत सारे राइट्स हैं हमारे, वो राइट्स सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, एक नोटिस के द्वारा। देखो आर्टिकल 9 तो सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लिखा हुआ है ये आर्टिकल 358 के अंदर। आर्टिकल 359 के अंदर क्या लिखा हुआ है? वो ये लिखा हुआ है कि सस्पेंशन ऑफ अदर राइट्स कैन इश्यू एक विद अ सेपरेट नोटिफिकेशन, एक सेपरेट नोटिफिकेशन हैज टू बी इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, राष्ट्रपति के द्वारा एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि भैया देखो हम जो है क्या कर सकते हैं, इन राइट्स को भी क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ है। आर्टिकल 20 एंड 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन नॉट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कुछ नहीं है भैया, प्रेसिडेंट रूल को ही कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहा जाता है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? आगे बढ़े, ठीक है। देखो फैक्ट अबाउट द रेट इन इंडिया। आर्टिकल नंबर 32 इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू ऑथराइज एनी कोर्ट टू इश्यू रिट्स, ठीक है, क्या पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है किसी भी कोर्ट को इन रीट को जो है इश्यू करने के लिए। बात समझ गए? मतलब पार्लियामेंट को जो है एक पावर दी गई है कि भैया आप देखो, आप जो है बाकी कोर्ट्स को भी, अभी किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में, बट पार्लियामेंट चाहे तो बाकी जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट्स जो है बाकी, उनको भी ये रिट जारी करने की पावर दे सकता है। देखो एक फैक्ट है, प्रीलिम्स का एक फैक्ट है कि 1950 से पहले जो हाई कोर्ट्स थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, इनको भी पावर हुआ करती थी रिट जारी करने की, सिर्फ इन्हीं को हुआ करती थी, ओके। 3 हाई कोर्ट्स हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, 1950 से पहले की बात हो रही है। बाद में तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके जो हाई कोर्ट्स हैं सभी को ही पावर है, ओके। आर्टिकल 226 इम्पावर्स द ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया टू इश्यू द रिट्स। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है। आर्टिकल 226 ये किसको पावर देता है? हाई कोर्ट्स को पावर देता है, ओके, ध्यान रखिएगा। रिट्स ऑफ पावर आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ वेयर दे आर नोन एज ए प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश लॉ के अंदर, जो कि हमने कहाँ से बोरो किया? वहीं से बोरो किया है। तो हम जो है सीधी सी बात है, सब चीज़ हमने अपने संविधान का अप्रॉक्स 80% जो है कहाँ से बोरो किया हुआ है? दूसरे देशों से बोरो किया हुआ है, या और मोर देन 60% पार्ट तो हमने जो है 1935 के जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था उसी से लिया हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई,
ठीक है, हम लोगों ने जाना आज के इस लेक्चर के अंदर कि देखो एक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स से बिलोंग करता है। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि देखो भैया इस जो राइट्स हमें मिले हुए ना, उनको जो है भैया इनकी सिक्योरिटी के लिए इनको कोई गलत तरीके से स्टेट जब चाहे हनन ना कर ले, उसके लिए हमने आर्टिकल नंबर 32 रखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 32 को हमारे BR अम्बेडकर साहब ने जो है, तो उन्होंने ये बोला है कि देखो ये जो है ना हमारे संविधान का जो दिल और आत्मा है भैया। आर्टिकल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट। तो याद रखते हैं, कुछ हम चीज़ें समझते हैं। देखो फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा ऊपर से जानने की कोशिश करते हैं। हमने सब पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, 32 पढ़ लिया, हाँ 33, 34, 35 हमने पढ़ना है। अगली क्लास के अंदर वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बट हम अभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स देखो हमें पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, ओके, और जो इकोनॉमिकल एंड सोशल राइट्स हैं वो हमें DPSP मिलते हैं, राइट। तो अभी हम लोग इसको खत्म करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड तब तक अपना ख्याल रखिए एंड रिवीजन करते रहिए। अगली क्लास में हम लोग जो है 33, 34, 35 करेंगे, उसके बाद हम लोग DPSP करेंगे। बाय बाय।